सो हे गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 8 की भारतीय खोज के चैप्टर 1 जो कि है अहमदनगर का किला। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये आपके सारे चैप्टर का बेस चैप्टर है, क्योंकि आपको इसमें पता चलने वाला है कि भारतीय खोज किसने लिखा था, उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने इसको लिखना शुरू किया। और जो है आगे आप जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हो उसका जो एक लिंक है वो इस चैप्टर से है। और इसलिए अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा भी मतलब लापरवाही से पढ़ते हो या अच्छे से नहीं समझते हो तो आगे आने वाला जो भी चैप्टर है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो इसलिए आप जो इस चैप्टर को पूरा फोकस देकर जो है अच्छे से एकदम सुने और जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको समझें। कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो देखिए यहाँ पर ये जो अहमदनगर किला जो है, ठीक है, ये पहले जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया ना। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो भारतीय खोज जो ये पूरा बुक है इसको लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। मतलब इसको जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरा लिखा है, उन्होंने अपने कुछ बातों को इस चैप्टर में बताया है। देन आगे जो है इन्होंने अतीत के बारे में कुछ बताया हुआ है आगे वाले चैप्टर्स में, लाइक 2, 3, 4 चैप्टर में। ठीक है, इसके आगे जो है जो जवाहरलाल नेहरू जी जो है उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने इस चैप्टर को लिखा, हमें ये जानने वाले हैं। और एक चीज़ और कि ये जो पूरा बुक है भारतीय खोज, इसको उन्होंने लिखा था जब वो जेल में थे तब। मतलब जेल में बैठे बैठे उन्होंने एक पूरा बुक ही लिख डाला जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि भारतीय खोज पढ़ने में एकदम इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको समझने में इंटरेस्ट आए और आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ जाएँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था, जैसा मैंने पोल किया था कि इस आपको किस चैप्टर की ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने इसको सबसे ज़्यादा वोट दिया। लगभग 1000 में से 700 वोट सिर्फ आपने भारतीय खोज की दिया है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैंने इसका शुरुआत किया है और मैं आशा करूँगा कि आप जो है पूरा फोकस देके इसको समझेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो देखिए यहाँ पर अहमदनगर किला जो था इसको पहले जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर नेहरू जी बोलते हैं कि ये इनकी 9वीं जेल यात्रा थी। मीन्स 9वीं बार वो किसी जेल में आए थे। और ये जेल कौन सा था, तो अहमदनगर का किला था। ये बताते हैं कि जब वो आए थे अहमदनगर किला में तो उस समय जो है लगभग 13 अप्रैल 1944 था। मीन्स ये उस वक्त की बात है। तो वो जो था वक्त रात का था। रात में जो है ये कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई थी। मतलब ये चांद को देखते हैं और सोचते हैं कि शुक्ल पक्ष की क्या हुई है, तो शुरुआत हुई है। अब शुक्ल पक्ष को ब्रीफली समझ जाओ। यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो दिया हुआ है चांद का, आप देख सकते हो कि एक वक्त में चांद आपको एकदम कम दिखाई पड़ रहा है, फिर वो थोड़ा और दिखाई पड़ रहा है, फिर थोड़ा और इस तरह करके आपको एक फुल मून मीन्स पूरा चांद दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो शुक्ल पक्ष होता है ना, ये 15 दिन का होता है। इसमें जो है आपको चांद पहले दिन बहुत कम दिखाई पड़ता है, फिर उसके अगले दिन थोड़ा और। तो आप समझ सकते हो कि एकदम कम से पूरा ये जो टाइम लाइन जो आप फोटो देख सकते हो ये 15 दिन का होता है। इसे हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसके बाद आता है कृष्ण पक्ष, जिसमें चांद जो है पूरा पूरा पहला दिन पूरा दिखाई पड़ता है, उसके बाद वो जो है कम दिखाई देने लग जाता है। मीन्स शुक्ल पक्ष का एकदम उल्टा। तो आपने समझ लिया, मतलब कि ये जो पूरा एक महीना होता है इसमें चांद पहले कम दिखाई दिया, फिर करते करते 15वां दिन पूरा दिखाई दिया, फिर 15 दिन पूरा दिखाई दिया, फिर 16 दिन थोड़ा कम दिया, करते करते 30वां दिन वो बिल्कुल कम दिखाई देता या फिर नहीं दिखाई देता। तो ये है पूरा एक टाइमलाइन। तो आप समझ सकते हो कि पहले शुक्ल पक्ष ये जो उस वक्त चल रहा था, मतलब कि चांद पहला दिन था बहुत कम दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि ये जब आए अहमदनगर किला में तो रात का वक्त था और वहाँ आए जो है लगभग इनको 20 महीने हो चुके थे। तो वही ये 20 महीने में क्या क्या हुए थे इन्होंने इसमें बताया है। इवन इन्होंने ये भी बताया कि चांद को देख के और तारों को देख कर जो है वो वक्त का पता लगाते थे। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहला 15 दिन चांद एकदम कम से पूरा दिखता, फिर पूरा से कम दिखता। ठीक है, तो ये 15-15 दिन 30 दिन हो गए। तो जो नेहरू जी थे वो रोज़ चांद को देखा करते थे। इस तरह करके वो इसी पैटर्न को मिलाते और पता करते कि एक महीना बीत गया, फिर उसका अगला महीना बीत गया। मतलब कि वो जो है इससे ये मिलाते कि कितने महीने जो है बीत गए थे। इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि लगभग 20 महीने से इनको थोड़ा ज़्यादा हो गया था यहाँ पर अहमदनगर किला में आए हुए। नाउ यहाँ पर आपको जो फ़ोटो दिया गया है ये फ़ोटो है 1953 का। मतलब कि जब जवाहरलाल नेहरू जो थे वो छूट गए थे जेल से, देन वो वापस विजिट करने आए थे जवाहरलाल नेहरू को। मतलब इस बार वो जेल में रहने नहीं आए थे, वो सिर्फ विजिट करने आए थे। लेकिन अभी जो इन्होंने लिखा है ये जो पूरा बुक, ये जेल में रहते ही वही लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको बताया है कि रूम नंबर 8 में वो ठहरे थे। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं क्लास 8 में था तो मुझे ये पूछ दिया गया था हमारे एग्ज़ाम में कि आखिर वो किस रूम नंबर में थे और कब से कब तक जो है वो अहमदनगर किला में रहे थे। तो ये टाइमलाइन आपका 1942 से 1945 मीन्स लगभग 3 साल जो है वो
उस जेल में रहे थे। कौन से जेल में? तो अहमदनगर किले में। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ब्रीफली बता दिया, जानता हूँ थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझे इस चैप्टर को, इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है। नाउ यहाँ पर देखिए, नेहरू जी ने बता दिया कि वो यहाँ पर कैसे आए और वक्त का वो पता कैसे लगाते हैं। अब वो बताते हैं अतीत का भार, जो ये टॉपिक है इसमें बताते हैं कि आखिर वो जब उस किले में रहें, उससे पहले जिस जेल में वो रहें, तो उनके साथ क्या क्या हुआ और उनका जो माइंड है वो कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पर बताते हैं कि जैसे वो पहले दूसरे जेल में रहा करते थे, ठीक है, मीन्स अहमदनगर से पहले। देन वो जब यहाँ पर आए तो वो जिस भी जेल में जाते हैं वहाँ पर वो गार्डनिंग का काम करते। गार्डनिंग का काम करने का मतलब हुआ कि फूल पौधे का देखभाल करना, उनको जो एक लाइन में समेट कर लगाना, उनको सुंदर नहीं होता है, देखभाल करके उनको ऐसा बनाना ताकि वो बहुत सुंदर दिखे। जैसे हम लोग देखते हैं गार्डनर जो काम करता है ना, वही काम ये भी किया करते थे उस जेल का जो भी गार्डन था उसके अंदर। हम लोग जानते हैं कैदी को कुछ कुछ काम दिया जाता है, तो सेम चीज़ ये भी, इनको भी काम दिया जाता था और ये वो काम किया करते थे। इनको बहुत अच्छा लगता था, चाहे धूप हो या कैसा भी टाइम हो, ये जो है फूल पौधों की जो है एकदम ध्यान दिया करते थे। ये बोलते हैं कि वहाँ का जो मिट्टी था वो थोड़ा पथरीला था मिट्टी, और वो जो मिट्टी था, ठीक है, मतलब नहीं होता है कि उस मिट्टी के अंदर बहुत अवशेष मिलते हैं। अवशेष का मतलब हुआ कि ऐसे चीज़ जो कि बहुत पुराने वक्त से जो है बिलोंग करते थे। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि ये वहाँ पर गार्डनिंग का काम तो करते ही थे, साथ में वहाँ पर अदर जो और भी जो वहाँ पर जो कैदी थे उन लोग से खुदाई करवाया जाता था उस जगह पर। और अहमदनगर किला जो था वो पुराने अतीत में बहुत पहले जो है वहाँ पर लगभग आपका राजा महाराजा रहा करते थे, उस जगह पर बहुत सारे युद्ध भी हुए थे। इस वजह से वहाँ पर बहुत लोग मरे भी थे, अहमदनगर किला के आसपास की जगहों में बहुत लोग मरे भी थे। वहाँ पे बहुत चीज़ जो है दफन जो है ऐसी ऐसी चीज़ मिलती जो कि बहुत कीमती होती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चलो अहमदनगर किला जो है पुराने वक्त से ही बहुत पॉपुलर था, इसलिए वहाँ पर खुदाई करवाया जाता था कैदी से, ताकि अंदर से जो है जो चीज़ निकले उसको देखा जा सके आखिर क्या क्या निकलता है। तो नेहरू जी जब बताते हैं कि जब उनसे भी खुदाई करवाया जाता तो वो वहाँ पर खुदाई करते, मिट्टी बहुत ख़राब होती इसलिए दिक्कत होता खुदाई करने में। देन वहाँ से बहुत सारे अवशेष हो गए, पुरानी चीज़ें जो थी वो सब निकलती, राजमहल जो उस समय रहा करते थे, ठीक है, और जो है उसके अंदर जो भी पुरानी मतलब वस्तुएं जो कि उन सब चीज़ से रिलेटेड है वो सब निकलता। तो इन्होंने उस चीज़ को देखा, तो ये कहते कि देखिए पुराने वक्त में हम अतीत में किस चीज़ को पढ़ते हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ को पढ़ते हैं जो कि बहुत मेन होता है। लाइक हमने जो है अशोक के बारे में पढ़ा, ठीक है, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हमने ये पढ़ा कि बिहार में इस राज्य में ये राजा रहता था, ऐसा नहीं है। हमने उन्हीं के बारे में पढ़ा जो कि थोड़े विशेष थे। तो इस वजह से ये कहते हैं कि अतीत में तो बहुत कुछ घटा हुआ है, लेकिन हम लोग सिर्फ मेन उसी चीज़ पर फोकस करते हैं जो कि बहुत खास हुआ करता था। लाइक अशोक के बारे में उन्हें पढ़ा क्योंकि वो बहुत वीर थे, वो इतना मतलब जिससे भी लड़ते वो लगभग हमेशा जीत जाते थे। इस वजह से जो है हम जो है सिर्फ मेन जो चीज़ आता था उसके बारे में पढ़ते थे। तो यही यहाँ पर बताते हैं कि ये जो जगह है अहमदनगर किला, यहाँ पर उतना खास चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक खास चीज़ अतीत में ज़रूर घटा था। और वो क्या था? तो चांद बीबी के बारे में बताया, जो कि एक महिला थी। तो यहाँ पर आप सोचो चांद बीबी के बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि आपने अकबर के बारे में जानते हो? तो आप कहोगे कि हाँ अकबर के बारे में आपने पढ़ा है, आप उसको जानते भी हो। तो आप उसे क्यों जानते हो? क्योंकि वो वीर था, और भी बहुत सारे उसके वजह हैं कि आप अकबर के बारे में पढ़ते हो। तो यहाँ पर अब आपको बताया गया चांद बीबी के बारे में। तो चांद बीबी के बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उसका बताने का वजह इसलिए है कि जब अकबर ने अहमदनगर किले के पास जब अटैक किया, मीन्स वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए, उनको कैदी बनाने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि उस जगह पे हक बनाने के लिए, तब वहाँ पर जो चांद बीबी थी उन्होंने अकबर से लड़ाई की थी। तो आप समझ सकते हो कि भाई उतना वीर और उतना बड़ा व्यक्ति से, उतने मतलब जो कि उस समय बहुत महान थे, उनसे अगर कोई व्यक्ति भी लड़ता भी है तब भी वो बहुत प्रचलित हो जाता है कि ये इतना छोटा आदमी होकर भी उनसे लड़ा। तो जो चांद बीबी थी वो जो है लड़ाई की उनसे, वो लगभग जो है नहीं होता है बहुत वीरता से लड़ रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्हीं के किसी व्यक्ति ने उनको मार डाला। मतलब अकबर ने लड़ाई की लेकिन अकबर ने उसे नहीं मारा, जो चांद बीबी की सेना में उन्हीं के साथ रहने वाले किसी व्यक्ति ने चांद बीबी को मार डाला। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि अतीत में बहुत चीज़ घटता है, लेकिन हम लोग मेन चीज़ को पढ़ते हैं और उस मेन चीज़ से रिलेटेड किसी किसी चीज़ को। तो इसलिए कहा जाता है कि अहमदनगर किला था
उससे ये याद जो है मेनली रिलेटेड है। तो ठीक है, आपने इसके बारे में जान लिया। खुदाई करते हुए वहाँ पर उनको और भी प्राचीन दीवारें मिलती, कुछ चीज़ के हिस्से मिलते, इमारत ये सब मिलता था। लेकिन बाद में क्या, अधिकारी सब ने मना कर दिया खुदाई करने से, क्योंकि सिंपल सा बात है, आप खुदाई करोगे और आपके पास सही अगर औजार नहीं होता है तो आप अंदर मिलने वाली किसी चीज़ को नुकसान कर पहुंचा सकते हो। लाइक आपने मानो कुदाल चलाया और अंदर कोई कलश ये सब रखा हुआ है जो कि बहुत पुराना था, उस पर कुदाल लग के टूट गया। इस वजह से वहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है होता है ना, मतलब जगह जो है एकदम सही तरीके से उसको अलग अलग औजार इस्तेमाल करके उस जगह को खोदा जाता है, ताकि अंदर कोई भी चीज़ जो निकले वो उसको हानि ना पहुँचे। तो ठीक है, इन्होंने बताया इस वजह से उनके पास उतना औजार नहीं था उन लोगों के पास, इसलिए वहाँ पर जो है ये बंद कर दिया गया खुदाई का काम। अब ये जो है इनको नहीं दिया गया, मीन जो भी कैदी थे वो सब वहाँ पर खुदाई छोड़ दिए। लेकिन नेहरू जी चाहते थे ये जानना कि आखिर उसमें और क्या क्या मिल रहा है, लेकिन उनको छोड़ना ही पड़ गया क्योंकि वह साधन नहीं था। हो सकता था कि अंदर जो भी चीज़ मिले वो बर्बाद भी हो जाए, इस वजह से उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। तब इनके दिमाग में आया पास्ट के बारे में, मतलब इन्होंने वर्तमान जो है ये तो देख रहे थे कि ये जेल में है, फिर इन्होंने सोचा कि अतीत में आखिर क्या क्या हुआ होगा, उसके बारे में वो जो भी चीज़ जानते थे उसके बारे में वो समराइज़ करना चाहते थे। मतलब अतीत में जो चीज़ हुआ है, जो भी चीज़ वो जानते हैं उसको वो कहीं लिखना चाहते थे। यहाँ पर देखिए वो क्या बताते हैं कि देखिए वो उस समय कहाँ थे, जेल में थे। जेल में रहने पे एक आपका दीवार सा बन जाता है, आप जो करते हो वो जेल में आप जहाँ रहते हो वो मानते हो, मतलब आपका बाहरी दुनिया से लगभग कनेक्शन एकदम मैक्सिमम जो है कट जाता है। आप ये नहीं जानते हो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, उस जगह पर क्या हो रहा है। आप ये कब जानोगे, जब आप बाहरी दुनिया में रहोगे, यहाँ पर घूमोगे, लोगों से बात करते रहोगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर उस जगह पर ये हुआ है, इस जगह पर ये हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने किताब लिखना चाहा, मतलब इन्होंने कुदाल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, तो मैंने बताया कि आखिर जो है ऐसा वजह बन गया था कि अब जो उन लोग से खुदाई कराना बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर उनके पास सही इक्विपमेंट नहीं थे। तो यहाँ पर अब इन्होंने कलम उठा लिया, मतलब ये गार्डनिंग का काम तो करते ही थे, साथ में इन्होंने अब जो है कुछ लिखना शुरू किया। तो देखिए ये क्या सोचते हैं, ये बोलते हैं कि ये वर्तमान के बारे में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये जेल में है। जेल के बारे में क्या लिखेंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, कि आखिर ये सुबह ऐसे उठे, ऐसे हुआ, ये हुआ, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता है। फिर ये बोलते हैं कि वर्तमान में आखिर आसपास में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं लिखना चाहा। फिर ये सोचते कि आखिर मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे दूर 100 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है ये कैसे पता चला, क्योंकि जेल में आप रहते हो तो सिंपल सा बात है, आपका कनेक्शन लगभग बाहरी दुनिया से बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से बोलते हैं कि मैं जब तक जेल में हूँ, जब तक मैं आज़ाद नहीं हूँ, तब तक मैं बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं लिख सकता। तब ये सोचते हैं कि चलो वर्तमान के बारे में तो मैं नहीं लिख सकता, भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो बोलते हैं भविष्य के बारे में आखिर कोई आदमी कैसे लिख सकता है। मान लो इन्होंने लिख दिया कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, तो क्या ये खुद कन्फर्मेशन थोड़ी ना रखते हैं कि आखिर ऐसा ही होगा। तो ये बोलते हैं कि ये भविष्यवाणी इनसे नहीं होने वाला है, क्योंकि भविष्यवाणी कोई ऐसा ना कोई सबूत होता है तब कोई मतलब आजमाता है, कोई सोचता है कि चलो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि भविष्यवाणी कैसे कुछ भी लिख देंगे बुक में, तो इनको खुद ही सब कोई बोलने लग जाए कि ये क्या बात है, कुछ भी इन्होंने लिख दिया है। तब इन्होंने बोला कि ये सिर्फ जो चीज़ लिख सकते हैं वो है अतीत के बारे में, क्योंकि अतीत में वो सब चीज़ घटित हो चुका है, उसके बारे में उन्हें ज़्यादा सोचना भी नहीं है कि वो सच है या झूठ है। इसलिए ये कहते हैं कि इनके पास अतीत का जो भी ज्ञान है उस चीज़ को वो एक जगह पर लाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि ये बोलते हैं कि अभी वर्तमान में जो चीज़ हो रहा है और भविष्य में जो चीज़ होने वाला है उन सब का कनेक्शन आपका अतीत से है। अब देखिए आप बोलोगे कनेक्शन अतीत से है, तो मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग अभी इस तरह से लाइफ जी रहे हैं, हमारे पास बिजली है, तो ये इसका कनेक्शन किससे, अतीत से है। किसी ने बिजली को खोजा होगा, किसी ने इसको बनाया होगा, तो आप सोचो कि अतीत से रिलेटेड है ना, अतीत में किसी ने बिजली को बनाया, खोजा, और तब हम जो है अभी इसका लुत्फ़ उठा पा रहे हैं। तो यही बात है, जो चीज़ अभी हो रहा है, जो चीज़ होने वाला है, उसका एक कनेक्शन पास्ट से भी है। तब यहाँ पर देखिए इन्होंने सोचा कि पास्ट के बारे में लिखना चाहते थे, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि आखिर ये जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये जो अभी वर्तमान में है, ये किस वजह से है, आखिर इनका रियल जो है इस लाइफ में मकसद क्या है, ये सब चीज़ को जानना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अतीत के बारे में लिखना शुरू किया, क्योंकि अतीत से ही जो है कुछ बातें जो है ये मतलब नहीं होता है, जुड़ी हुई रहती है। इन्होंने बताया गेटे, यहाँ पर अवार्ड देखिए, जो अतीत का दबाव से ऊपर का जो 2 लाइन है वहाँ पर लिखा हुआ है, गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। नाउ देखिए यहाँ पर ये बोलते हैं कि अतीत के बारे में ये लिखेंगे, लेकिन क्या ये कोई मतलब अतीत को उतने जानते हैं, ये भी तो मतलब ऐसा नहीं है जितना
जो अतीत के बारे में जो कि खोजना, जो हिस्टोरियंस हम लोग कहते हैं जिन्हें, जो कि सिर्फ अतीत के बारे में खोजते रह जाते हैं, उनको सही नॉलेज होगा कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ, तो एकदम डीप जानते होंगे वो। लेकिन नेहरू जी थे, उनको उतना डीप तो नहीं पता था, इसलिए सोचे कि चलो ज़्यादा डीप नहीं पता है तो सही ही है, क्योंकि इस तरह उनको ज़्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा थोड़ा पता है, चलो ऊपर का मेन मेन चीज़ पता है तो वो लिख देंगे, डीप नहीं पता तो उनको लोड पड़ने वाला नहीं है, मतलब समरी टाइप का कि अच्छा यहाँ पर ये हुआ था। तो वही ये कहते हैं कि गेटे गेटे जो है आपका एक राइटर थे, जो कि आपका मतलब विदेश से बिलोंग करते, इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे, मीन्स विदेश में रहने वाले एक राइटर थे, जिनसे कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो मिले थे एक बार, जब वो जेल में नहीं थे उस वक्त में वो कभी मिले थे। तभी वो जो गेटे थे उन्होंने इनको कहा था कि इतिहास के बारे में आप लिखो। अगर आप इतिहास के बारे में नहीं जानते हो, ज़्यादा थोड़ा कम जानते हो, तो हाँ आपको ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा दिमाग पर, क्योंकि आप लिख पाओगे स्पष्ट रूप से आप क्या जानते हो। मतलब ऊपर ऊपर में, ऐसा नहीं है कि एकदम डीप में घुस के लिखोगे कि उस जगह पर ऐसा हुआ, इस वक्त में हुआ, इसने किया ऐसा, ऐसा नहीं। उससे आप सिर्फ लिखोगे कि हाँ उस वक्त में ऐसा हुआ था और ऐसे इस वजह से हुआ था। तो ये बोलते हैं कि चलो, गेटे बोलते हैं कि आप अतीत के बारे में लिखो, इस तरह से आपको एक राहत भी मिलेगा कि आप पुराने चीज़ को जान रहे हो। ना यहाँ पर अतीत का दबाव है, तो यहाँ पर मैंने गेटे के बारे में बता दिया, जो कि मेनली कोई टीचर भी मतलब नहीं बताता इनके बारे में कि गेटे कौन थे। सो मैं आपको बता दिया वहाँ पर गेटे कौन थे, तो एक तरह से आपको बेनिफिट होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे कि सीधे यहाँ पे एक लाइन आ गया गेटे ने कहा, अभी ये गेटे कौन था, तो इस तरह से आप कंफ्यूज अब नहीं होगे ना। यहाँ पर आता है अतीत का दबाव। अब अतीत का दबाव क्या भाई, पास्ट में बहुत क्वेश्चन होते हैं, आपके दिमाग में खुद ही क्वेश्चन होगा कि पहले मुर्गी आया अंडा आया, हुआ ना ये क्वेश्चन एक। तो मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर भी साइंटिस्ट कहते हैं कि पहले मुर्गी आया। अब आप बोलोगे भाई पहले अंडा आएगा तब ना मुर्गी आएगा, और अंडा पहले आया तो फिर मुर्गी कैसे आया। तो देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले जो है सबसे पहले एक सेल आया था, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक सेल आया था, वो मल्टीप्लाई करते गया करते गया करते गया, देन वे एक नहीं होता है, नहीं होता है आपका वाटर बॉडी जो होगा, मतलब जैसे समुद्र में रहने वाले जीव बने, देन करते करते ह्यूमंस बन गए। तो आप समझ सकते हैं इसकी शुरुआत एक सेल से हुई थी। तो यहाँ पर ये जो आप साइंटिस्ट कहते हैं कि पहले मुर्गी आया है, उनके हिसाब से वो बोलते हैं कि एक सेल जो है ऐसा आया जो कि मुर्गी का आकार ले लिया। तो यही बात है। यहाँ पर पास्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई साइंटिस्ट ने कहा है, तो मैं भी नहीं जानता कितना सच है कितना झूठ, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं चलो मान लेते हैं। तो एक चीज़ यही होगा कि पास्ट में आप समझ सकते हो, देखो कितना क्वेश्चन है, जो कि ऐसे क्वेश्चन जो पूरा दिमाग को घुमा देता है। तो यही बात इनके साथ भी आ गया। ये बोलते कि चलो मैं अतीत के बारे में लिखूंगा, लेकिन अतीत में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत हार्ड है, मतलब कि कोई चीज़ क्यों हुआ, उसका होने का वजह, ये सब भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि इनके पास एक अतीत का दबाव आ गया, और ये कहते कि ये दबाव और या तो कभी अच्छा होता या बुरा होता। लाइक मान लीजिए कि मैंने किसी सभ्यता, किसी सोसाइटी के बारे में जाना जो कि अतीत में बहुत पहले एग्जिस्ट करता था। मैंने ये जाना कि वो लोग साथ मिलकर रहते थे, तो हाँ ये तो अच्छी बात है, ठीक है, खुशी का हुआ, आपके अंदर फीलिंग आया। लेकिन बाद में मैंने यही चीज़ देखा कि उनके बीच में लड़ाई हुआ, किसी दूसरे देश जो आकर जो है उन पर हमला कर दिया, उनको मार दिया। तो ये दबाव वाली बात है कि नहीं, ये मतलब दुखी करने वाली बात है ना। तो यही कहते हैं कि अतीत का दबाव है, हो सकता है कि वो अच्छाई भी बता रहा हो, थोड़ा बुराई भी बता रहा हो, तो ये दबाव था उनके अंदर। इवन वो कहते हैं कि ऐसे चीज़ जो कि बहुत बड़े पैमाने पे थे उस समय, वो दबाव को उतना ही ज़्यादा बढ़ा देते। मतलब कि इंडिया चाइना में रहने वाले लोग उस समय के, तो वो बहुत बड़े संख्या में थे। तो बड़े संख्या में मतलब थे, मतलब कि बहुत बड़ी एक्टिविटी। हम लोग जानते हैं कि आपको मैं अगर एक क्वेश्चन दे दूँ मैथ का, जो कि सम दे देता हूँ, 6+5 दे दिया तो आप बोलेंगे 11, वही आपको बड़ा सम दे दूँ तो थोड़ा टाइम तो लग जाएगा आपको सम उसको मतलब ऐड करने में। तो सिंपल सा बात यही है, जब बड़ा ग्रुप होता है ना तो उसको समझने में भी टाइम लग जाता है। तो यही बोलते थे कि पहले एक बड़ा सा सभ्यता हो, मानो मतलब बड़े बहुत ज़्यादा लोग उसमें रहते हों, तब उसको समझना ही मुश्किल होगा। तो ये भी एक दबाव वाला चीज़ था। तो ये कहते हैं आखिर मेरी विरासत क्या है, मतलब इनका पुराने वक्त में, ठीक है, ये कैसे आए, किससे ये बिलोंग करते हैं, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। मतलब कि ये जो है अभी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसका वजह, आखिर इनके ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया है। मतलब ये कहते हैं कि पुराने वक्त में लड़ाई हुए होंगे, अच्छी चीज़ हुए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें जो बहुत जो कि नहीं होता है दुखी करने वाले,
तो वो सब चीज़ का असर अभी पड़ रहा है, ये कहते हैं उन सब चीज़ों से ये जुड़े हुए हैं। तो देखिए यही बताते हैं कि पहले जो भी चीज़ हुआ है उन सब चीज़ से ये अभी जुड़े हुए हैं, ये उसी के एक अंश हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं अभी हमारे आसपास में, ये सब भी किसी मतलब पुराने दौर से ही मतलब गुजर कर आए हैं। गुजर के आने का मतलब कि उनके पूर्वज से ये आए, फिर ये करते करते ये आपका आ गए। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हम सभी लोग एक हैं, क्योंकि सब में हड्डियाँ होती हैं, सब में मांस होते हैं, सब में आत्मा है, ठीक है। तो यही कहते हैं कि सारे लोग एक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। तो भेदभाव का बात आप सोचोगे आप कहाँ से आया। तो ये बात क्या हुआ कि हम किसी के बारे में पढ़ते हैं, अशोक के बारे में मैंने मान लिया पढ़ते हैं, अशोक बहुत वीर थे, ठीक है। चलो उनके जो बेटे हुए उसके आगे उनके बेटे हुए, ठीक है। अभी करते करते मान लेते हैं कोई अब भी उनका कोई बेटा का होगा जो कि अभी रह रहा होगा इस वक्त में। तो ये कहते हैं यहाँ पर कि वो व्यक्ति जो है ये एहसास करेगा कि उसके पूर्वज ऐसे थे। तो यही चीज़ हो गया कि पुराने वक्त से हम लोग पूरा रिलेट करते हैं, हम लोग कैसे हैं ये हमारा पुराना वक्त भी निर्णय करता है ना। इसके आगे बोला गया है कि यही चीज़, यही सब क्वेश्चन कि आखिर इनका एग्जिस्टेंस, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये पुराने वक्त से अभी जो आए हैं तो इनका मतलब पुराने वक्त में इनके पूर्वज कैसे रहा करते थे उसके बारे में जानना। तो ये सब चीज़ इनके दिमाग में आने लग गया। तो इसी वजह से जो है इन्होंने सोचा कि ये अतीत को लिखेंगे, जितना जानते उतना ही लिखेंगे। तो आगे आप चैप्टर 2 या 3 में पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी कुछ सभ्यता के बारे में, कि वो कैसे आए, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वहाँ पर खेती कैसे होता था, ये सब चीज़ के बारे में आप जानोगे। तो यहाँ पर अब देखिए जो नेहरू जी थे उनका मेन मोटिव ये था इस चीज़ को मतलब मतलब ये जो पूरा आपका भारतीय खोज का, कि वो वर्तमान के बारे में लिख नहीं सकते थे, वजह मैंने आपको बता दिया। फ्यूचर के बारे में वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या होने वाला क्या नहीं। तो बचा पास्ट। तो पास्ट के भाई क्वेश्चन बहुत होता है, लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि पहले मुर्गी या अंडा, इस तरह के बहुत हार्ड क्वेश्चन भी हैं। और इवन कुछ ऐसे भी है कि मान लो कि वो राजा था तो वो कैसे मरा, ऐसा क्या हुआ था। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन हैं। तो वही सोचते कि वो उस सब का आंसर निकालेंगे, जितना वो जानते हैं उन सब चीज़ों को वो इस बुक में लिखेंगे। तो इस तरह से शुरुआत हुई भारतीय खोज बुक की। तो ये इन्होंने कब लिखा, तो जेल में बैठे बैठे लिखा। और लिखने का वजह क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि आखिर इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस लाइफ में, ठीक है। ये अतीत को जानना चाहते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे, ताकि ये समझ सके कि जो समाज में अभी हो रहा है ये क्यों हो रहा है। लाइक मैंने आपको बताया कि पहले बिजली बना था, उसका हम लोग लाभ अभी उठा रहे हैं। तो पास्ट से जुड़ी हुई बात हुई ना, पहले बनी हुई चीज़ को अभी उठा रहे हैं, बाद में उठाएंगे। तो पास्ट से हमारा प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है। भाई अगर बिजली कभी आती ही नहीं तो क्या अभी हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में हम लोग कभी बिजली के बारे में अभी हम लोग सोच रहे होते, तो नहीं। तो यही बात है, पास्ट से चीज़ कुछ कुछ जुड़े होते हैं। तो इस वजह से इन्होंने पुराने अतीत को लिखना शुरू किया। तो ये था आपका पूरा एक समरी और पूरा डीप, मैंने एकदम अच्छे से बता दिया, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हाँ ये मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं ये भी आशा करूँगा कि आप जो इसको एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने हर चीज़ का एग्जाम्पल दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये था आपका इस पूरे चैप्टर में। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, फिर भी अगर होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।